नमस्कार सबको। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कैप्सूल पे। पिछले वीडियो में मैंने बैलेबिलिटी के बारे में डिटेल में बताया था कि बैलेबिलिटी है क्या, कहाँ पे बैलेबिलिटी की ज़रूरत होती है, कौन लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट के अप्रूवल में फॉर मार्केटिंग बैलेबिलिटी की क्या इम्पोर्टेंस है और कौन सा डेटा सबमिट करना होता है बैलेबिलिटी या फिर बाइक्लेंस का फॉर द अप्रूवल ऑफ मार्केटिंग ऑफ एनी ड्रग प्रोडक्ट जो कि आपने डेवलप किया है। उसमें मैंने दो टर्मिनोलॉजीज यूज़ की थी, रिलेटिव बैलेबिलिटी और एब्सोल्यूट बैलेबिलिटी, और उसको टाइप्स ऑफ बैलेबिलिटी बोल सकते हैं, जो कि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। सो रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट बैलेबिलिटी, नाम से समझ में आ रहा है कि रिलेटिव का मतलब है कि रिलेशन है, मतलब एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करना। जैसे एब्सोल्यूट मतलब 100 से किसी चीज़ को कंपेयर करना। एब्सोल्यूट मतलब जो कि परफेक्ट, परफेक्ट से कंपैरिजन एब्सोल्यूट, और वन प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से कंपैरिजन रिलेटिव। ये सिंपल आप ऐसे समझ सकते हैं। 100 क्या है? 100 मतलब इंट्रावेनस एक ऐसा रूट है जिसमें बैलेबिलिटी को 100% माना जाता है, क्योंकि डायरेक्टली आप ब्लड में ड्रग को इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली, और वहां पे एब्जॉर्प्शन प्रोसेस बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है। ब्लड गई और ड्रग गई ब्लड में, और वहां से केवल उसको डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो वो 100 से ही स्टार्ट होता है और फिर सीधा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस या मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाना है। ठीक है, इसीलिए उसको जब भी हम आपके ओरल फॉर्मुलेशन या इंट्रावेनस है, इंट्रामस्कुलर, कोई भी फॉर्मुलेशन आप उससे 100% वाले से कंपेयर करेंगे, एब्सोल्यूट बैलेबिलिटी टर्म दिया जाएगा। और आपने एक प्रोडक्ट ऑलरेडी ओरल फॉर्मुलेशन अवेलेबल है मार्केट में, आपने भी वही डेवलप कर ली, तो अब मार्केट में जो फॉर्मुलेशन अवेलेबल है उससे आप अपने प्रोडक्ट कंपैरिजन करेंगे तो रिलेटिव बैलेबिलिटी टर्म देते हैं। ठीक है, तो एफडीए रिक्वायर्स बैलेबिलिटी डेटा इन एप्लीकेशन टू मार्केट न्यू ड्रग प्रोडक्ट। बैलेबिलिटी डेटा की जरूरत होती है, एफडीए तभी अप्रूवल देता है। ठीक है, तो डिटरमाइनिंग द फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्ब ड्रग इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द ड्रग प्रोडक्ट्स बायोलेबिलिटी विद दैट ऑफ द रेफरेंस प्रोडक्ट। फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन को अगर पता करना हो जो ब्लड में गया है किसी ड्रग प्रोडक्ट का, तो उसको तो आप निकालेंगे अपना कंपेयर करेंगे किसी रेफरेंस प्रोडक्ट से। द कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ बोथ द ड्रग्स आर कंपेयर्ड। मैंने बताया था कि प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम प्रोफाइल है, उसमें जो कर्व आता है उसको हम रेफरेंस प्रोडक्ट के कर्व से कंपेयर करते हैं और उसमें कितनी सिमिलरिटी है। ठीक है, फॉर सिस्टमेटिकली अवेलेबल ड्रग प्रोडक्ट्स बैलेबिलिटी इज मोस्ट ऑफन असेस्ड बाय डिटरमाइनिंग द एरिया अंडर द कर्व। ओके, सो सिस्टमिकली अवेलेबल ड्रग प्रोडक्ट्स जो कि ओरल या किसी और रूट से दिए जा रहे हैं, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहे हैं, तो उनका जो एरिया अंडर द कर्व हम कैलकुलेट करते हैं और उसी का कंपैरिजन किया जाता है, चाहे वो रेफरेंस से करें या एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से करें। एरिया अंडर द कर्व इज कंसिडर्ड द मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ ड्रग बैलेबिलिटी। इसमें कुछ और पैरामीटर्स हैं जो इंक्लूड होते हैं, जैसे सी मैक्स, टी मैक्स भी इंक्लूड होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड माना जाता है और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। इट इज अमाउंट ऑफ अनचेंज ड्रग दैट रीचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो ब्लड में ड्रग अवेलेबल हुई है, किस रेट से अवेलेबल हुई है और किस रेट से एक्सक्रीट हो रही है, एक कर्व बनता है। ठीक है, वो अनचेंज ड्रग के बारे में, क्योंकि आप जब ड्रग को एस्टिमेट करते हैं ना, तो ड्रग अनचेंज फॉर्म में होगी तभी एस्टिमेट होगी। अगर उसका कोई भी केमिकल मॉडिफिकेशन हो गया है, मेटाबोलाइज हो गई है, उसके मेटाबोलाइट्स को एनालिसिस करने के लिए हम सेपरेट हमें मेथड डेवलप करना पड़ेगा। एक मेथड आपने डेवलप किया है, दैट इज फॉर ड्रग ओनली, प्योर फॉर्म ऑफ द ड्रग, अनचेंज ड्रग, उसी को आप एस्टिमेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अनचेंज ड्रग की प्रोफाइल जितनी सिमिलर है रेफरेंस प्रोडक्ट से, उतनी ही
उसकी सिमिलरिटी, और उतनी ही श्योरिटी बढ़ जाती है कि आपका ड्रग अप्रूव हो जाएगा मार्केटिंग पर्पज के लिए। बायोलेबिलिटी इज ऑफ टू टाइप्स, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट. Absolute bioavailability compares the bioavailability of active drugs in the systemic circulation following extravascular administration with that of the bioavailability of the same drug following intravenous. Intravenous से अपनी ड्रग का इंटरवेनस का 100 होता है. इस वजह से एक्स्ट्रावेस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी प्रोडक्ट हम डेवलप करते हैं उसका इंट्रावेनस से अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट बायोलेबिलिटी. एक्स्ट्रावेस्कुलर में कौन कौन से, इनहेलेशनल हो गया, इंट्रामस्कुलर, ओरल, यहाँ पे रेक्टल है, सब क्यूटेनियस हो गया, सबलिंगुअल, टॉपिकल एंड ट्रांडमल. ऑल दीज route of administrations are considered in the extravascular administration, and when these the bioavailability profile of the drugs administered by these routes are compared with the intravenous route, it is called absolute bioavailability. For an oral formulation, the absolute bioavailability is calculated as follows. यहाँ पे देखो, absolute bioavailability, ABS मतलब absolute, F fraction, bioavailability fraction, that is area under the curve, PO. AUC-PO is the area under the curve following oral administration. AUC-PO means following oral administration. AUC-IV मतलब intravenous. DIV means is the dose administered intravenously, and DPO is the dose administered orally. So I have already discussed the formula for F, that is the fraction that is getting available inside the systemic circulation upon the dose administered. दोनों का comparison. तो if AUC-PO upon DPO, AUC-IV upon DIV, AUC-PO upon DPO upon AUC-IV upon DIV, तो ये जस्ट फ्लिप हो जाएगा और इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से देखेंगे. और फाइनली मैं फिर से बता दूं, एरिया अंडर द कर्व ओरल, एरिया अंडर द कर्व आईवी इनटू डोज आईवी अपॉन डोज पीयू ओरल. अगर इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा कि अब बायोलेबिलिटी फ्रैक्शन की कितना, बायोलेबिलिटी ड्रग की एब्सोल्यूट बायोलेबिलिटी कितनी. यहां से आप देख सकते हैं एक सिंपल प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल है जहां पे आप, इट इज फॉर ओरल फॉर्मुलेशन एंड यू कैन सी फ्रॉम हियर टू हियर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इज गेटिंग इंक्रीज subsequently, and finally after this point it is getting decreased like this. So it is the Cmax value, and this is the area under the curve, whole area under the curve, and this is the Tmax value. Okay, Cmax means maximum concentration जो कि ब्लड में अचीव हो रहा है. Tmax मतलब वो टाइम जिस पे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन अचीव हो रहा है, और एरिया अंडर द कर्व जो एरिया कर्व में मिल रहा है वो कितना है, उसको हम प्रोजेक्ट करते हैं कि कितनी ड्रग कंसंट्रेशन ब्लड में जा चुकी है, अवेलेबल हो चुकी है. इट इज अ सिंपल प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टाइम प्रोफाइल. अब इसको हम ओरल वर्सेस आईवी करते हैं एब्सोल्यूट बायोलेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए. तो आप देख सकते हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन दोनों, आईवी का 100 से स्टार्ट हुआ है और डिक्रीज हो रहा है. ओरल का पहले इंक्रीज हुआ है फिर डिक्रीज हुआ है. ठीक. The systemic exposure of profile of drug administered by oral route is compared with that of the drug administered by intravenous route, green curve, black curve. Okay, so absolute bioavailability may be expressed as a fraction as a percent by multiplying f absolute into 100. अब जो f की वैल्यू आई उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज में निकल आएगा. ठीक है. और ड्रग गिवन बाय इंट्रावेनस रूट विल हैव एब्सोल्यूट बायोलेबिलिटी 100%. जो इंट्रावेनस रूट से जो भी दिया जाएगा उसका 100% ही होगा. एक्स्ट्रावेस्कुलर रूट से अगर दिया जा रहा है तो उसके 0 से लेकर 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है. अगर f की वैल्यू 0 आई है, f की वैल्यू 0 आई है
तो कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, ब्लड में ड्रग पहुंची ही नहीं है। और एफ की वैल्यू अगर 1 आई है, इसका मतलब 100% एब्जॉर्प्शन हुई है, और वो इंट्रावेनस रूट ही होगा, कोई और रूट नहीं हो सकता। सो रिलेटिव बायोलेबिलिटी, अभी एब्सोल्यूट हमने पढ़ा, अब रिलेटिव पढ़ लो। सो इन अ रिलेटिव बायोलेबिलिटी स्टडी, द सिस्टेमिक एक्सपोजर ऑफ अ ड्रग इन डेजिग्नेटेड formulation is compared with that of the same drug administered in reference formulation. Relative valuability, this फिर से पढ़ते हैं. The systemic exposure of a drug in a designated formulation is compared with that of the same drug administered in a reference formulation. मतलब एक फॉर्मुलेशन ऑलरेडी मार्केट में है ओरल, और एक फॉर्मुलेशन आपने ले ली, वो भी ओरल है, दोनों को प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल को कंपेयर कर लिया, हमने बता दिया कि दोनों सिमिलर है या नहीं है, ठीक है, अप्रूवल हो गया अगर सिमिलर है तो। सो इन रिलेटिव बायोलेबिलिटी स्टडी, एरिया एंड द कर्व ऑफ द टू फॉर्मुलेशन आर कंपेयर्ड एज फॉलोज। यहाँ पे एफ रिलेटिव यूज होता है, एफ एबीएस नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है, इट इज एफ रिलेटिव। ऑलरेडी 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। एयूसी इज फॉर्मुलेशन ए फॉर फॉर्मुलेशन ए, बी फॉर फॉर्मुलेशन बी, एयूसी ए अपॉन एयूसी बी, डी बी मतलब डोज क्या है बी का और डोज क्या है ए का, फॉर्मूला वही है, बट यहाँ पे इंट्रावेनस की जगह पे आपका फॉर्मुलेशन ए और बी आप यूज करेंगे। सो फाइनली आफ्टर दिस, using this formula you can calculate the relative bioavailability also, and relative bioavailability studies are frequently included in regulatory submissions. FDA recommends an oral solution as a reference for new oral formulation for the purpose of assessing how formulation impacts bioavailability. ओरल सोल्यूशन को आप ले लेते हैं और वही ओरल फॉर्मुलेशन बन रही होती है, उसको रेफरेंस मान के हम रिलेटिव बायोवेलेबिलिटी टेस्ट कर रहे होते हैं, इसलिए एक कंपैरिजन जायज नहीं है। अगर फॉर्मुलेशन आपकी सस्टेन रिलीज या कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन है तो ओरल सॉल्यूशन को आप नहीं यूज कर सकते रेफरेंस स्टैंडर्ड, फिर आपको सस्टेन या कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन ही लेना पड़ेगा। अगर आपकी फॉर्मुलेशन इमीडिएट रिलीज फॉर्मुलेशन है, फास्ट रिलीज, तो उस केस में आप सोल्यूशन ओरल सोल्यूशन ले लीजिए, उसके डिसोल्यूशन प्रोफाइल से, उसके बायोलेबिलिटी प्रोफाइल से आप अपनी बायोलेबिलिटी प्रोफाइल को मैच करेंगे और देखिए कितना इफेक्टिव है। Relative bioavailability studies are also performed to characterize the effect of food on bioavailability and drug and food drug interaction. Relative bioavailability जैसा इस स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ये भी चेक करने के लिए यूज होता है कि फूड अगर आपके पेट में है उस केस में ड्रग की बायोवेलेबिलिटी कितनी होगी, खाली पेट है उस केस में ड्रग की बायोवेलेबिलिटी कितनी होगी, ड्रग का ड्रग के साथ में, ड्रग का फूड के साथ में, फूड का ड्रग के साथ में क्या इंटरेक्शन है, कहीं ड्रग की बायोवेलेबिलिटी फूड के प्रेजेंस में कम तो नहीं हो रही या बहुत बढ़ तो नहीं जा रही, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो उसके लिए रिलेटिव बायोवेलेबिलिटी आप टेस्ट कर सकते हैं। अब फूड इफेक्ट बायोवेलेबिलिटी स्टडी इसको बोला जाता है, ओरल बायोवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट गिवन विद फूड, usually a high fat or high calorie meal, is compared to the oral bioavailability of drug given under fasting condition. फूड का इंटरेक्शन चेक करना हो तो कैसे करोगे, ड्रग हमने खिला दी जब आपका पेट खाली था और आपने देख लिया ब्लड में कैसे ड्रग पहुंच रही है, ठीक, आपका प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल आपको मिल गया, अब आप खाना खिला दीजिए और ड्रग दे दीजिए, ठीक, फिर से प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन और टाइम प्रोफाइल देख लीजिए, दोनों केसेस में आप चेक करिए कि किसमें जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन है वो बेटर है, और बताइए कि इसको फूड के साथ लेना है या खाली पेट, ये तो आप रेकमेंड कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, ये रेकमेंड किया जाता है कि दिस ड्रग शुड बी टेकन विद हाई कैलोरी फूड और दिस ड्रग शुड बी टेकन विद मिल्क, this drug should be taken empty stomach, this drug should not be taken with food, this drug should not be taken with milk, okay, तो ये रिकमेंडेशन दिया जाता है और ये बताया जाता है कि इसके प्रेजेंस में हो सकता है इंटरेक्ट करे, इसके प्रेजेंस में हो सकता है टॉक्सिक बिहेवियर्स हो करे, इसके प्रेजेंस में हो सकता है कि वो बायोवेलेबिलिटी उसकी कम आए, तो इस वजह से आप फूड के साथ लीजिए या ना लीजिए, ठीक है।
A drug product given under fasting condition is treated as reference treatment. द गोल यहाँ पे अगर आप फूड और ड्रग का इंटरेक्शन चेक कर रहे हैं तो फास्टिंग कंडीशन को आप रेफरेंस मान सकते हैं. द गोल ऑफ द ड्रग इंटरेक्शन स्टडी इज टू डिटरमाइन वेदर देयर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन बैलेबिलिटी ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरेक्टिंग ड्रग. कभी कभी चेक करते हैं कि किसी ड्रग के प्रेजेंस में किसी ड्रग की बैलेबिलिटी बहुत बढ़ रही है घट रही है, वो भी चेक करने के लिए आप बैलेबिलिटी स्टडी, रिलेटिव बैलेबिलिटी स्टडी करते हैं. एज सच the general drug-drug interaction study design compare drug relative bioavailability with and without the interacting drug. Design compare drug relative bioavailability with and without. मतलब with drug bioavailability कितनी है, without drug bioavailability कितनी है, दोनों को कंपेयर कर लीजिए और बता दीजिए कि रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी के बेसिस पे कि इंटरेक्शन हो रहा है तब बेटर बायोअवेलेबिलिटी आ रही है या इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तब. So relative bioavailability studies are used in developing new formulation of existing immediate release drug product obviously, और इसमें modified release के केस में और mixed dose combination formulation में भी relative bioavailability study की जरूरत पड़ती है. So in the case of new modified release version, the reference product is approved immediate release product. अगर इमीडिएट मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट आपने बनाई है तो रेफरेंस प्रोडक्ट आप लेंगे तो उसमें भी मॉडिफाइड रिलीज टैबलेट ही लेना. इमीडिएट रिलीज ले लोगे तो फिर गड़बड़ हो जानी है. ठीक है, तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या लेना है, दैट शुड बी सिलेक्टेड वेरी केयरफुली, अदरवाइज यू विल मेक अ मिस्टेक एंड ब्लंडर एंड जो आपका सबमिशन होगा एफडीए में वह कभी अप्रूव नहीं होगा. सो रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी स्टडी डिजाइंस are also commonly used for bridging formulation during drug development. For example, to evaluate how drugs systemically available from a new pre-market formulation compared with that of the existing pre-market formulation. इसके सिस्टेमिक अवेलेबिलिटी का प्रोफाइल क्या है, कैसे ये वर्क करती है, और ये सारा आइडिया आप रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी स्टडी से लगा सकते हैं. फूड के साथ में, फूड के एब्सेंस में, ड्रग के साथ में, ड्रग के एब्सेंस में, एलोन, वाटर के साथ में, मिल्क के साथ में, एवरी एस्पेक्ट यू कैन check with this relative bayoavailability study. So this is, I think, all about the types of bayoavailability study. और जो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम बताऊंगा कि बायोअवेलेबिलिटी स्टडी चाहे वो रिलेटिव हो या फिर एब्सोल्यूट को कैलकुलेट कैसे करते हैं. फॉर्मूला तो आपको पता है, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करोगे अगर आपके पास डेटा है तो. आई टेल यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. सो बाय फॉर नाउ, थैंक यू.